नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं हूं आपका अपना एजुकेटर शुभम पांचाल और स्वागत करता हूं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लेक्चर सीरीज में, जिसका हम देखने वाले हैं आज पार्ट नंबर 15 उत्तराखंड की ताल, झील और हिमनद। जी हां, आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड की ताल, झील और हिमनद। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पूर्व में कुछ आपको इम्पोर्टेंट कुछ नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और साथ में कुछ कमेंट्स हो तो आप जरूर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक। साथ ही आप हमारे कुछ पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और बीपीएससी के आप प्री एवं मेंस की तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को लेते हैं तो उसमें आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आपको उसके बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे पेड कोर्सेज से कई सिलेक्शंस हुए हैं, फिर चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे फिर वो यूपीपीसीएस हो, चाहे फिर वो किसी अन्य स्टेट की एग्ज़ाम्स चाहे क्यों ना हो। तो यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8564880530 या 9696066089 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और बने रहिए हमारे साथ। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड में ताल, झील और हिमनद। चूंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि जो उत्तराखंड राज्य है एक हिमालयी राज्य के रूप में माना जाता है, तो इसमें अनेक प्रकार की झील, ताल और कुंज पाई जाती हैं, जिनका निर्माण भूमि के धरातल पर भूगर्भिक क्रियाओं के द्वारा परिवर्तन तथा हिमानियों से हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि भूमि के धरातल पर जब विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक क्रियाएं होती हैं या भूगर्भिक परिवर्तन होते हैं या हिमानियों में परिवर्तन होते हैं तो वे झील, ताल का रूप ले लेते हैं। और यदि हम नैनीताल जिले की बात करें तो नैनीताल जिला झीलों की अधिकता के कारण बहुत अधिक फेमस है, क्योंकि यहाँ पर नैनीताल जो है ताल बहुत बड़ा है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु नैनीताल जो है जिला वो झीलों की प्रसिद्धता के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इसे इसलिए झीलों की नगरी या सरोवर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि नैनीताल जिले को सरोवर नगरी या झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूगर्भ स्थिति के अनुसार पर्वतों से लगातार बहने वाली जो नदियां होती हैं या पर्वतों से लगातार बहने वाले जो क्षेत्र होते हैं या पर्वतों से लगातार बहने वाले जो ताल हैं, कुंज हैं, वो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ की जो ताल या झील की व्यवस्था है या बोल सकते हैं कि जो विशेषता हैं वो यह है कि ये लगातार बहती रहती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मंडल के से। तो हम शुरुआत करेंगे कुमाऊं मंडल की झील से। ध्यान रखिएगा, कुमाऊं मंडल की झील या ताल से। तो कुमाऊं मंडल में कौन कौन सी झील है, कौन कौन से ताल हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नैनीताल से। यदि नैनीताल की बात की जाए तो नैनीताल एक धार्मिक मान्यता के अनुसार इस झील या इस ताल का निर्माण शिव की पत्नी सती के आंसुओं से हुआ। यानी कि का शिव की पति सती के आंसुओं से हुआ है और यहाँ पर उनका नयन गिरने के कारण नैना देवी शक्तिपीठ मंदिर की भी स्थापना हुई। तो आप कह सकते हैं कि नैनीताल जिले में नैना देवी शक्तिपीठ भी है, जो माँ सती की नयन या आंख गिरने के कारण हुआ था और उनकी आंखों के बूंद के कारण नैनीताल का निर्माण माना जाता है और इसी कारण इस नगर का नाम भी नैनीताल पड़ा। इसी के साथ साथ स्कंद पुराण का नाम आपने जरूर सुना होगा। स्कंद पुराण में मानस खंड जो है उसके में इस ताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। ध्यान रखिएगा, नैनीताल को स्कंद पुराण के मानस खंड में क्या कहा गया है, तो नैनीताल का जो आपका जो ताल है उसमें जो स्कंद पुराण है उसके मानस खंड में इस ताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। और नैनीताल नगर के मध्य में इस ताल की खोज 1841 में सीपी बेरस, ध्यान रखिएगा सीपी बेरन, माफ कीजिएगा सीपी बेरन ने की थी। और संपूर्ण झील की लंबाई की बात करें तो इसकी झील की लंबाई 1430 मीटर, चौड़ाई 465 मीटर और गहराई 16 से 26 मीटर तक मानी जाती है। साथ में समुद्र तल से 1937 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है और ताल के चारों ओर तथा दक्षिण पूर्वी भाग को छोड़कर ऊंचे ऊंचे 7 पहाड़ी, मतलब ऐसा ताल है और इसमें आसपास 7 पहाड़ियां हैं, सिर्फ एक क्षेत्र को छोड़कर, ध्यान रखिएगा दक्षिण पूर्वी भाग को छोड़कर। इसमें आप कह सकते हैं कि सभी ओर से इसको 7 पहाड़ों ने घेर रखा है और यही इस ताल की प्रमुख विशेषता है, जिसमें भैरापात,
देवोपात, हाड़ीपात, चीन पिक, आलम, लहिंसा कांटा और शेर का डंडा, ये जो है ये ताल के चारों ओर 7 ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिनमें सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वह है आपका चीनी पीक। ध्यान रखिएगा, इन 7 पहाड़ों में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वह है चीनी पीक और इसकी जो ऊंचाई है वह है इसकी 8,568 फुट। ध्यान रखिएगा, 8,568 फुट इसकी ऊंचाई है और इस ताल के समीप प्रसिद्ध नैनो देवी शक्तिपीठ भी अवस्थित है, जो माता के नयन गिरने के कारण बना था। इसी के साथ साथ नैनीताल झील के बीच में एक छोटी सी चट्टान है जो इसको 2 भागों में विभाजित या विभक्त करती है। तो आप कह सकते हैं कि जो नैनीताल झील है उसको एक चट्टान 2 भागों में बांट जाती है, जिसको 2 अलग अलग नामों से जाना जाता है। यदि हम उन नामों की बात करें तो उत्तरी भाग को मल्ली ताल के नाम से जाना जाता है और जो दक्षिणी भाग है उसको तल्ली ताल के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी भाग होगा आपका मल्ली ताल और दक्षिणी भाग होगा आपका तल्ली ताल। और संपूर्ण झील की लंबाई की बात करें तो संपूर्ण झील की लंबाई 1430 मीटर है, चौड़ाई है 465 मीटर, गहराई है आपकी 16 से 26 मीटर। और झील के पानी के रंग की बात करें तो झील के पानी का रंग नीला हरा है और तट के पास झील की ऊपरी सतह पर विभिन्न प्रकार की कुक्कुरमर की शैवालों से आच्छादित रहती है, जो कि इसकी एक सौंदर्यता के कारण यह बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस मानी जाती है। और कई प्रकार के पर्यटकों से नैनीताल को आप देख सकते हैं कि नैनीताल में कई बाहरी पर्यटक आते हैं और इसकी सुंदरता का लाभ उठाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं भीमताल की। नैनीताल के बाद अगला ताल है आपका भीमताल। यदि भीमताल की बात की जाए तो भीमताल काठगोदाम से 10 किलोमीटर उत्तर, नैनीताल से 22 किलोमीटर पूर्व नैनीताल जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, किस जिले में? पहली बात तो भीमताल आपका नैनीताल जिले में स्थित है। काठगोदाम से 10 किलोमीटर उत्तर जाइए, नैनीताल से 12 किलोमीटर पूर्व में जाइए और यह एक त्रिभुजाकार का ताल है। आप कह सकते हैं कि यह त्रिभुजाकार का ताल है जो कि 1674, ध्यान रखिएगा 1674, क्षमा कीजिएगा 1674 मीटर लंबा है, 447 मीटर चौड़ा है और 26 मीटर गहरा है। तो आप कह सकते हैं कि इसकी ऊंचाई, लंबाई और मीटर कितनी है तो आपको बता चुका हूं। और यह ताल, ध्यान रखिएगा, यह ताल तीनों ओर से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है और इस ताल, ध्यान रखिएगा साल नहीं, इस ताल का रंग नीला है और इसके बीच में एक टापू भी है जो कि भीमताल की एक विशेषता मानी जाती है। और इस ताल कुमाऊं क्षेत्र का यह सबसे बड़ा ताल है और इस झील से सिंचाई हेतु छोटी छोटी नहरें भी निकाली गई हैं, जिसमें कमल और कमल ककड़ी के लिए कह सकते हैं कि आप यह ताल बहुत अधिक फेमस है। यहाँ पर कमल कई प्रकार से मिलते हैं और ककड़ी के लिए तो ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा फेमस है भीमताल। तो इतना भीमताल के बारे में मेरे हिसाब से अध्ययन सफिशिएंट है। आइए अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है आपका नौकुचिया ताल। यदि नौकुचिया ताल की बात की जाए तो यह कुमाऊं तथा उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल है। ध्यान रखिएगा, नौकुचिया ताल कुमाऊं तथा उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल है और यह ताल पक्षियों के निवास के लिए उत्तम माना जाता है, इसलिए यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो विदेशी पक्षी हैं वो नौकुचिया ताल में अधिक देखने जाते हैं। और उत्तराखंड के सबसे गहरे तालों की बात की जाए तो नौकुचिया ताल उनमें से सर्वप्रथम आता है और पक्षियों के निवास के लिए यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा माना जाता है। और इसी ताल में 9 कोने हैं। ध्यान रखिएगा, इसका नाम नौकुचिया ताल क्यों है? क्योंकि इसके कोने ही 9 हैं भैया जी, इसके कोने कितने हैं? 9। तो ध्यान रखिएगा, इस ताल में 9 कोने होने के कारण इसे नौकुचिया ताल कहा जाता है और इसी मान्यता है कि इसके सभी कोने एक साथ नहीं देखे जा सकते। और यह ताल नैनीताल से 26 किलोमीटर तथा भीमताल से 5 किलोमीटर दूरी पर समुद्र तल से 1292 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसी के साथ साथ इस ताल की लंबाई, नौकुचिया ताल की हम बात कर रहे हैं, लंबाई 950 मीटर, चौड़ाई 680 मीटर और गहराई लगभग आपकी 40 मीटर तक मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक गहरा है। आइए अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है आपका खुरपा ताल। यदि खुरपे ताल की बात की जाए तो नैनीताल नगर में 10 किलोमीटर की दूरी पर यह ताल स्थित है जो कि 1638 मीटर लंबा तथा 5 किलोमीटर चौड़ा है। ध्यान रखिएगा, खुरपा ताल 1638 मीटर लंबा तथा 5 किलोमीटर चौड़ा है और यह ताल समुद्र तल से लगभग 1635 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो खुरपा ताल है वह समुद्र तल से 1635 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह ताल जानवर के खुर के समान आकार का, ध्यान रखिएगा, जानवर का खुर होगा ना, आपने देखा होगा खुर जो होता है जानवरों का, उसके समान आकार का है, इसलिए इसका नाम खुरपा ताल माना जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है? खुरपा ताल रखा गया है। और यह तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है तथा इस ताल का जल
गहरा हरा रंग का माना जाता है। इस ताल का जो जल है या रंग है जल का, वो है आपका गहरा हरा। आइए अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है आपका सात ताल। यदि सात ताल की बात की जाए तो सात ताल 990 मीटर लंबा, 315 मीटर चौड़ा है। ध्यान रखिएगा, सात ताल 900 मीटर लंबा तथा 315 मीटर चौड़ा है और नैनीताल से यह ताल 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो सात ताल है वह नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर पहले 7 झीलें थी, जिनमें से वर्तमान में कई प्रकार की झील पर्यावरणीय तो नहीं बल्कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण सूख गई हैं, जिनमें नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, राम सीता ताल प्रमुख रूप से मानी जाती है। तो आप कह सकते हैं कि नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल और जो राम सीता ताल है ये प्रमुख रूप से सूख चुकी हैं मानवीय क्रियाकलापों के चलते, और ये ताल आंतरिक जलधाराओं द्वारा आपस में जुड़े हैं और नैनीताल से आने वाली वालियागाड़ नदी के माध्यम से इन तालों का जल गोला नदी में चला जाता है। ध्यान रखिएगा, जो ताल हैं आपस में जॉइंट हैं और एक नदी कारण इसका जो सारा जल है वह जल गोला नदी में चला जाता है। और इस क्षेत्र में प्रचलित एक जन श्रुति के अनुसार नल दमयंती ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती है। ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में एक जैन श्रुति है, ध्यान रखिएगा जन श्रुति कहा जाता है वैसे उसको, माफ़ कीजिएगा, जन श्रुति के अनुसार नल दमयंती ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं। इसके 5 कोने माने जाते हैं और इसकी झीलों की इस झील, ध्यान रखिएगा, इन झीलों की आकृति अश्व खुर के समान है। मतलब घोड़े का जो खुर होता है ना, ऐसा इस टाइप का जो घोड़े खुर होता है उसके समान है, ध्यान रखिएगा, और इसकी गहराई 19 मीटर तक मानी जाती है। और यह ताल महारास गांव सात ताल नैनीताल से 3 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित है। तो ये बात हो गई इस ताल की। आइए चलते हैं अगले ताल की ओर। अगला ताल है आपका तड़ग ताल। थोड़ा नाम अटपटा है परंतु पढ़ना जरूर पड़ेगा, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए हर वो चीज़ फ्री में उपलब्ध कराता है वीडियो के माध्यम से, जो आपको यूट्यूब में इस प्लेटफॉर्म में कोई भी उपलब्ध नहीं करा रहा है। तो तड़क ताल की यदि बात की जाए तो तड़क ताल में यह अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, यह अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह ताल 1 किलोमीटर लंबा तथा 500 मीटर चौड़ा है। ध्यान रखिएगा, यह ताल 1 किलोमीटर लंबा तथा 500 मीटर चौड़ा है और यह ताल चीड़, देवदार, बांस तथा बुरांस के वृक्षों से घिरा हुआ है। चीड़, देवदार, बांस और बुरांस के वृक्षों से घिरा हुआ है और इस ताल के निचले भाग में जल की निकासी हेतु 5 सुरंग बनाई गई हैं, जिनमें से तड़क ताल की 3 सुरंगें अभी वर्तमान में बंद है। आइए अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है आपका गिरी ताल। यदि गिरी ताल के अध्ययन की बात की जाए तो गिरी ताल ऊधम सिंह नगर के काशीपुर के पास में स्थित है। ध्यान रखिए कहाँ पर है, ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है गिरी ताल। और यह ताल शिव, चामुंडा, संतोषी माता माफ़ कीजिएगा संतोषी माता तथा मनसा देवी के मंदिरों से घिरा हुआ है। तो बोलिए जय माता दी। और चलिए अगले ताल की ओर, द्रोण ताल। यदि द्रोण ताल की ओर चलते हैं तो काशीपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर द्रोण ताल स्थित है और गुरु द्रोण की भव्य प्रतिमा आपको द्रोण ताल के किनारे देखने को मिलेगी। और यह माना जाता है कि यहाँ पर गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा प्रदान की थी। साथ में अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है आपका झिलमिल ताल। यदि हम झिलमिल ताल की चर्चा करें तो झिलमिल ताल टनकपुर ब्रह्मदेव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो झिलमिल ताल है वो टनकपुर ब्रह्मदेव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका जल नीला माना जाता है। और 2 किलोमीटर की परिधि का यह गोलाकार ताल साल, बांस, बुरुंश, देवदार के सघन वृक्षों से घिरा हुआ है। ध्यान रखिएगा, झिलमिल ताल आपका साल, बांस, बुरुंश, देवदार के सघन वृक्षों से घिरा हुआ माना गया है। आइए अगले ताल की ओर चर्चा करते हैं। अगला ताल है आपका श्यामला ताल। श्यामला ताल, यदि हम श्यामला ताल की बात करें तो श्यामला ताल 2 किलोमीटर की परिधि में फैला चंपावत जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? चंपावत जिले में स्थित है। क्षमा चाहता हूं। तो श्यामला ताल की यदि बात करें तो श्यामला ताल 2 किलोमीटर की परिधि में चंपावत जिले में स्थित है। गहरे श्याम रंग के
जल से भरा हुआ यह ताल ऊंची नीची पर्वतमाला तथा लहलहाते सीढ़ीदार खेतों से घिरा हुआ माना जाता है। इसी के साथ साथ इस ताल में सफ़ेद कलर के पुष्प भी खुलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो सफ़ेद कमल है वह इस ताल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, कौन सा ताल है? तो श्यामला ताल। अब नाम से समझिए, श्यामला ताल, कुछ तो विशेषता होगी नाम में भी। बिल्कुल, सफ़ेद कमल पुष्प खिलने के कारण आप कह सकते हैं कि इस ताल की प्रमुख विशेषता यही है कि यहाँ पर सफ़ेद प्रकार के कमल पुष्प पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सूखा ताल, नाग ताल, स्वामी ताल भी पाए जाते हैं और इसके किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम भी स्थित है। तो ये थी आपकी कुछ कुमाऊं मंडल की, हमने देखी कि कुमाऊं मंडल की कौन कौन सी तालें थी। अब आइए शुरू करते हैं गढ़वाल मंडल की झील, ताल या कुंड। और गढ़वाल मंडल की यदि बात करें तो गढ़वाल मंडल में सर्वाधिक जो झीलें या ताल पाई जाती हैं वह पाई जाती हैं चमोली में। जिस प्रकार हमने देखा कि उस तरफ नैनीताल जिले में अधिक झीलें या ताल पाई जाती थी, उसी प्रकार से गढ़वाल मंडल की बात करें तो सर्वाधिक झीलें या ताल चमोली जिले में पाई जाती हैं। आइए शुरू करते हैं गांधी ताल के बारे में। यदि गांधी ताल की बात की जाए तो गांधी ताल केदारनाथ की पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में स्थित है, इसलिए इसका मार्ग केदारनाथ से होकर जाता है और यह ताल केदारनाथ त्रासदी का प्रमुख मुख्य कारण माना गया था। और माना क्यों गया था? बिल्कुल, केदारनाथ त्रासदी का मुख्य कारण गांधी ताल ही था, क्योंकि यह जो ताल है, यह इसका जो मार्ग है वो केदारनाथ वाले क्षेत्र से होकर जाता है, जिसके कारण जो पानी था, जो जल का बहाव था, वो इस क्षेत्र में इंक्लूड हुआ और तबाही फैला के गया। इसका जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, स्टे ट्यून। इसी के साथ साथ इस ताल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अस्थियों का विसर्जन भी किया गया था, इसलिए इसका नाम भैया जी क्या रखा गया है? गांधी ताल। ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या रखा गया है? गांधी ताल। और गांधी ताल को चोराबाड़ी ताल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या है? चोराबाड़ी ताल भी इसको माना जाता है। आइए अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है आपका हमारा रूपकुंड। यदि हम रूपकुंड की बात करें तो प्राचीन कथाओं के अनुसार शिव पार्वती ने कैलाश जाते समय रूपकुंड निर्माण किया। मतलब आप कह सकते हैं कि प्राचीन कथा में कहा जाता है कि शिव और पार्वती माँ ने कैलाश जाते समय रूपकुंड का निर्माण किया और इस कुंड से नंदा घुंघटी व त्रिशूली पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। ध्यान रखिएगा, अब नॉर्मल सी बात है, भगवान भोलेनाथ की स्थल है तो कहीं ना कहीं उनसे संबंधित तो हमको देखने को मिलेगा, इसलिए कहते रहिए जय भोलेनाथ। और इस कुंड के नंदा घूंटी व त्रिशूल पहाड़ियों से रूपकुंड दिखाई देता है और चमोली जिले से नंदा जात यात्रा मार्ग में जो रांगली घाटी में लगभग 5200 मीटर की ऊंचाई पर यह गोलाकुंड रूप कुंड आपको देखने को मिलेगा। और साथ में कुछ किंवदंती कहते हैं कि भैया इसके अनुसार रूपकुंड का महत्व यह है कि यहाँ से लगभग 6000 वर्ष पूर्व राजा यश घवल तथा रानी बल्या के कंकाल मिले हैं, इसलिए इसे कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि भैया कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल कौन सा ताल है? तो आप बताइएगा कौन सा ताल है? वह आपका रूपकुंज ताल है, जिसे कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं, अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है हमारा हेमकुंड। यदि हम हेमकुंड की बात करें तो हेमकुंड चमोली जिले में स्थित है और इस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने तपस्या की थी। वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी फतेह। ध्यान रखिएगा, तो जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने इसी ताल के या इसी कुंड के पास तपस्या करी और यह सरोवर अलकनंदा की जो सहायक नदी है लक्ष्मण गंगा, उसका उद्गम स्थल माना जाता है कि लक्ष्मण गंगा का उद्गम हेमकुंड से होता है और यह झील 7 पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। रूपकुंड से 16 किलोमीटर अगर हम आगे चलें तो 4000 मीटर की ऊंचाई पर हेमकुंड आपको देखने को मिलेगा और इस ताल के किनारे एक चबूतरा है जहां पर माना जाता है कि नंदा देवी का डोला यहीं पर रखा गया था। तो नंदा देवी के बारे में भी कई प्रकार की यहाँ पर चर्चाएं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमको अलग अलग प्रकार से देखने को मिली है। तो आइए अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है हमारा बदाणी ताल। यदि बदाणी ताल की बात करें तो बदाणी ताल जखोली या रुद्रप्रयाग से 25 किलोमीटर की दूरी पर लस्तरगढ़ के निकट बदाणी ताल स्थित है। ध्यान रखिएगा, जखोली रुद्रप्रयाग से 25 किलोमीटर की दूरी पर यह ताल स्थित है, इतना याद रखिए। आइए अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है हमारा, क्षमा चाहूँगा, अगला ताल है हमारा देवरिया ताल। यदि हम देवरिया ताल की ओर चले तो देवरिया ताल रुद्रप्रयाग जिले के ऊखी मठ, ध्यान रखिएगा, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग जिले के ऊखी मठ के पास स्थित है और यह ताल चारों ओर से बांस बुरांश के सघन वनों से घिरा हुआ है। यह ताल समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अगस्त सितंबर में इस साल
इस ताल के आसपास, साल नहीं ताल, इस ताल के आसपास भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प खिलते हैं, जिनके कारण यह ताल की सुंदरता, ध्यान रखिएगा साल नहीं ताल, यह ताल की सुंदरता आकर्षित हो जाती है, आकर्षण के रूप में इसको देखने को मिलता है। और इसी समय चौखंबा हिमशिखर अत्यंत सुंदर रूप से दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा। अगले ताल की चलते हैं, वासुकी ताल। अब वासुकी ताल के बारे में यदि चर्चा की जाए तो वासुकी ताल रुद्रप्रयाग में स्थित है और यह टिहरी जिले के स्थित मंसूर ताल से 4 किलोमीटर नीचे 15,000 फीट की ऊंचाई पर लाल पानी का अनूठा वासुकी ताल है। तो आप कह सकते हैं माफ़ी चाहूँगा, यदि आप कह सकते हैं कि लाल पानी का अनूठा ताल कौन सा है, तो लाल पानी वाला ताल वासुकी ताल है, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। और इस ताल को वासुकी नाग के लहूलुहान होने के मिथक से जोड़ा जाता है कि भैया जो वासुकी नाग था वह इसमें लहूलुहान हो गया था, जिसके कारण आज भी इसका ताल का जो जल है वो लाल माना जाता है और यह ताल नीले रंग के कमान के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। आइए अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है आपका डोडी ताल। यदि डोडी ताल की बात की जाए तो डोडी ताल गढ़वाल क्षेत्र में 3038 मीटर की ऊंचाई पर कल्याणी मार्ग पर उत्तर काशी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह ताल आकर्षक और सुंदर है। इसी के साथ साथ ठंडे पानी तथा रंगीन मछलियों के लिए प्रसिद्ध 6 कोने वाला यह ताल भोजपत्रों के वृक्षों से घिरा हुआ है। साथ ही आकर्षक लंबे घने देवदार के वृक्ष भी इस ताल के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, यानी कि बढ़ाते नहीं बढ़ाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो डोडी ताल है वह एक बोल सकते हैं कि भोजपत्र के वृक्षों से घिरा हुआ है और आकर्षक लंबे और घने देवदार वृक्ष के कारण भी इसकी एक विशेषता देखने को मिलती है। आइए अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है आपका संतोपंथन ताल। सतोपंथन ताल, संतो नहीं सतोपंथन ताल। यदि सतोपंथन ताल की बात करें तो यह ताल बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर आगे दुर्गम शिखरों के मध्य स्थित है। ध्यान रखिएगा, यह ताल बद्रीनाथ से आगे 21 किलोमीटर के आगे दुर्गम शिखरों में के मध्य स्थित है। कहा जाता है कि जो पांडव है वह इसी मार्ग से आए थे और इसी के पास स्वर्गरोहिणी शिखर भी है। ध्यान रखिएगा, जो संतोपंथन ताल है इसी के पास स्वर्गरोहिणी शिखर भी है। और इस ताल की मीटर की ऊंचाई की बात करें तो इस ताल की जो ऊंचाई है 1334 मीटर है और 2 मीटर की परिधि में यह फैला है और अलकनंदा नदी इसी ताल से निकलती है। ध्यान रखिएगा, अलकनंदा जो नदी है वो इसी ताल से निकलती है और इसी ताल के उत्तरी भाग में अलकनंदा भागीरथी खड़क हिमानी भी स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो है ताल है इसी के उत्तरी भाग में अलकनंदा भागीरथी खड़क हिमानी स्थित है। और सतोपंथन के पास सूर्यकुंड चंद्रकुंज नामक 2 ताल भी स्थित हैं और साथ ही ऐसी मान्यता है कि तीनों कोणों में ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या भी की थी। आइए अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है आपका नचिकेता ताल। यदि नचिकेता ताल की बात की जाए तो नचिकेता ताल उत्तर काशी के 32 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों के बीच एक अत्यधिक सुंदर झील है और इस झील के चारों ओर ओक पाइन, धनिया ओक पाइन तथा रोडेडेंड्रॉन फल के वृक्ष पाए जाते हैं और इसके किनारे एक छोटा सा मंदिर भी स्थित है। आप कह सकते हैं जो नचिकेता ताल है इसमें ओक पाइन तथा रोडोडेंड्रॉन फल के वृक्ष पाए जाते हैं और एक छोटा सा मंदिर भी आपको नचिकेता ताल में देखने को मिलेगा। और ऐसा माना जाता है कि जो नचिकेता झील है वो ऋषि उद्दलक के बेटे द्वारा बनवाई गई थी। इसे इसलिए नचिकेता ताल के नाम पर उद्दलक के पुत्र नचिकेता के नाम पर भी रखा गया है और यहाँ चौरंगी खाल में विश्राम गृह भी स्थित माना जाता है। तो इस ताल से एक हमको जानकारी प्राप्त होती है कि भैया उद्दलक जो थे ऋषि, उनके बेटे का नाम क्या था, तो उनका नाम था नचिकेता, उन्हीं के नाम पर यह ताल रखी गई है। आइए अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है हमारा केदार ताल। केदार ताल गंगोत्री से 30 किलोमीटर दुर्गम हिम शिखरों में केदार ताल झील अपने दिव्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। और केदार ताल के सामने भल सागर है और बाएं तरफ सुमेरु पर्वत है और शिवलिंग शिखर है। स्वच्छ और पारदर्शक जल वाला यह ताल चारों ओर से हिमानी पहाड़ों और बुग्याल तथा तरह तरह के पुष्पों से घिरा हुआ माना जाता है। आइए अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है हमारा लिंगा ताल। लिंगे ताल की बात करें तो इस ताल, ध्यान रखिएगा, इस ताल के मध्य में सुंदर स्लाटों से सजा एक टापू है और लिंग के रूप में सूर्य की रोशनी इसकी सुंदरता अवर्णीय मानी जाती है। और यह ताल चमोली जिले के, ध्यान रखिएगा, चमोली जिले के बूढ़ा केदार से लगभग 37 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आइए अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है आपका मात्र का ताल। मात्र का ताल, यदि मात्र का ताल की बात करें तो मात्र का ताल आपका उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और लिंगा ताल से उत्तर की ओर मात्र का ताल स्थित है और इसे देवियों या मातृशक्ति का ताल भी कहा जाता है। आइए अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है हमारा नरसिंह ताल।
यदि हम नरसिंह ताल की बात करें तो नरसिंह ताल चमोली जिले में स्थित है और मातृका ताल से आगे नरसिंह ताल का जो क्षेत्रफल है वह मातृका और लिंगायत ताल से छोटा माना जाता है। आइए अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है हमारा सिद्ध ताल। देखिए जो छोटे छोटे ताल हैं इनको थोड़ा हम देख रहे हैं कि कोई भी ताल हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, सीधी सी बात। तो सिद्ध ताल की यदि बात करें तो सिद्ध ताल चमोली जिले में स्थित है और नरसिंह ताल से लगभग 20 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस झील की तलहटी पर जो पत्थर हैं वो स्लेट का पत्थर है और उन स्लेटों से स्वाभाविक रूप से एक पुरुष मूर्ति का आभास होता है। यह ताल की यही विशेषता है। आइए अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है आपका यम ताल। अब देखिए यम ताल है तो कहीं ना कहीं तो भैया जी यमलोक जाने का रास्ता इस ताल से होगा ही होगा। बिल्कुल सही बात है। यम ताल की यदि बात करें तो यम ताल सिद्ध ताल के आगे हिम से ढका हुआ यम ताल है। यहाँ वर्ष भर बर्फ जमा रहती है जिसके ऊपर बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। भैया सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और यम ताल के रूप में आप सीधे यम के साथ स्वर्गलोक या नरकलोक की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। तो ठीक है, थोड़ी सावधानी जरूर रखिए यहाँ पर कोई जाइए तो यमताल जो है वह आगे आप कह सकते हैं कि हिम से ढका हुआ यम ताल है। थोड़ी सी पढ़ाई के साथ साथ मेरे हिसाब से थोड़ा मनोरंजन भी आवश्यक होता है और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नारा है कि सब कुछ पढ़ाना ही हमारा नारा है। सीधी सी बात है भैया। अगले ताल की ओर चलें तो अगला ताल है हमारा मसार ताल। यदि मसार ताल की बात करें तो मसार ताल झील समुद्र तल से 4572 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये कटोरे नुमा, जो कटर होता है ना, कटोरा देखा, कटोरा, ये कटोरा, कटोरे नुमा की ताल है जिसे भाई बहन की ताल के रूप में भी जाना जाता है या इसे भाई बहन के ताल के नाम से भी जाना जाता है। वह आपकी मसार ताल। इसके चारों ओर घने वृक्ष ख्याल इसकी शोभा बढ़ाते हैं और यहाँ पर स्थानीय लोग तैराकी प्रतियोगिता का भी आयोजन करते हैं। अगला ताल है आपका लोक ताल, जिसे हेमकुंड के नाम से भी जाना जाता है। हेमकुंड या लोक ताल के बारे की बात की जाए तो इसके किनारों पर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की और यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर एवं प्रसिद्ध गुरुद्वारा अवस्थित है, जहाँ पर 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरा हुआ है। ध्यान रखिएगा, 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरा हुआ ताल है हेमकुंड ताल। अगला ताल है आपका छोटे छोटे ताल है भैया जी, भेंकल ताल। यदि अगले ताल की बात करें तो अगला ताल है आपका भेंकल ताल। यदि भेंकल ताल की बात करें तो भेंकल ताल समुद्र तल से 2900 मीटर की ऊंचाई पर है और मोडोली से 3 मीटर की दूरी पर यह नीले रंग का आकर्षक ताल माना जाता है। इसी के साथ साथ वेणी ताल की बात करें तो वेणी ताल आदि बद्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वेणी ताल। अगले ताल की ओर बात करें तो अगला ताल है आपका भराड़ सरताल। भराड़ सरताल उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यह समुद्र तल से 5000 की मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह ताल गढ़वाल के मुख्य तालों में से एक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भराड़ सरताल है वह सभी तालों, जो गढ़वाल के मुख्य ताल है उनमें से एक माना जाता है। आइए अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है आपका बयां ताल। यदि बयां ताल की बात करूं तो बयां ताल उत्तरकाशी जिले में स्थित है और इसका पानी अत्यधिक गर्म होता है। अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है हमारा रस्याड़ा ताल। अब देखिए नाम थोड़ा अटपटा है पर पढ़ना तो पड़ेगा। अगला नाम है आपका रस्याड़ा ताल। यदि इस ताल की विशेषता की बात की जाए तो यह ताल उत्तरकाशी जिले में खाई के ओसला गांव के स्वर्गारोहिणी और सुंदर बुग्यालों के मध्य में स्थित है और इस ताल से एक रास्ता यमुनोत्री की ओर भी जाता है। अगला ताल है आपका खिड़ा ताल। यदि हम खिड़ा ताल की बात करें तो खिड़ा ताल उत्तरकाशी के हुरी गांव में स्वच्छ जल से युक्त यह सरोवर है। आइए अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है हमारा काणा ताल। यदि काणा ताल की बात करें तो काणा ताल डोजी ताल से थोड़ा आगे स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो काणा ताल है वह डोजी ताल से थोड़ा आगे है, जिसमें जल का अभाव पाया जाता है। इसे काणा या अंधा ताल भी कहा जाता है। अब काणा हो या अंधा हो और पानी कमी रहेगी तो भैया काणा अंधा तो कहा ही जाएगा। सीधी सी बात है, मजाक की बात है। छिपला केदार ताल। यदि हम छिपला केदार ताल की बात करें तो छिपला केदार ताल समुद्र तल से 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर छोटी बड़ी 12 प्रकार की झील पाई जाती हैं और इन झीलों में जल स्वच्छ है और इनमें छिपकला, केदार, ब्रह्मा, पटोद, काकटोल तथा मोतीड़ ये झील हैं, ये प्रमुख रूप से मानी जाती है। कौन कौन सी? छिपला, केदार, ब्रह्मा, पटोद, काकटोल, मोतीड़ ये झील 12 झीलों में से कुछ प्रमुख झीलें मानी जाती हैं। आइए अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है हमारा बेनी ताल। बेनी ताल, यह सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बेनी ताल,
बेनीताल की बात करें तो बेनीताल लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह बेनीताल बांस, बुराड़, चीड़, काफल आदि वृक्षों के अतिरिक्त मनोरम पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसके निकट नंदा देवी मंदिर स्थित है, जहां पर श्रद्धालु जन पूजा अर्चना के लिए भी पहुंचते हैं। आइए अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है हमारा मंसूर ताल। भीलंगना नदी की सहायक नदी दूधगंगा का उद्गम मंसूर ताल स्थित है और जो 5,029 मीटर की ऊंचाई पर 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह टिहरी जिले की सीमा पर स्थित है और इस ताल के पूर्व छोर पर केदारनाथ का ट्रेकिंग रास्ता है और इस ताल में राजहंस देखने को भी मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि राजहंस आपको देखना है तो मंसूर ताल चले जाइए, राजहंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए अगले ताल की ओर बात करते हैं। अगला ताल है आपका सहस्त्र ताल। यदि सहस्त्र ताल की बात की जाए तो सहस्त्र ताल गढ़वाल में लगभग 1530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सहस्त्र ताल अनेक तालों का समूह है जिनमें 3 ताल प्रमुख हैं। यह ताल चट्टान, हिमखंड के खिसकने तथा बनते तथा बिगड़ते रहने से बना हुआ है और सहस्त्र ताल गढ़वाल क्षेत्र का आकार में सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल माना जाता है। तो सहस्त्र ताल गढ़वाल क्षेत्र का आकार में सबसे बड़ा और गहरा ताल माना जाता है। आइए ये अभी हमने बात करी प्रमुख प्रमुख तालों की कि कुमाऊं मंडल में और गढ़वाल मंडल में कौन कौन से ताल थे, कौन कौन सी झील थी या कौन कौन सी कुंड हमने देखे। अब हम बात करेंगे उन तालों की अवस्थिति के बारे में। तो शुरुआत करेंगे हम गढ़वाल क्षेत्र के प्रमुख झील तथा ताल की अवस्थिति से। रूपकुंड, सुंदरकुंड, होमकुंड, लोकताल, संतोपंथ ताल, विहिरी ताल, वेनी ताल, विष्णु ताल, लिंगा ताल, आंचरी ताल, सुख ताल, नरसिंह ताल और सिद्ध ताल ये किस जिले में है? ये है आपके चमोली जिले में, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ नचिकेता ताल, डोडी ताल, बैया ताल, केदार ताल, मराड़ ताल, रस्याड़ा ताल, रोहिसाड़ा ताल, लाम ताल, देवासाड़ी ताल ये कौन से जिले में है? ये आपके उत्तरकाशी जिले में। देवरिया ताल, बदाणी ताल, शरवदी या गांधी सरोवर ये किस जिले में है? यह आपके रुद्रप्रयाग में। चंदबाड़ी ताल या कांसरो ताल यह है आपके देहरादून में। सहस्त्र ताल, वासुकी ताल यह है आपके टिहरी में। मंसूर ताल ये जो कि खतली हिमनद के निकट है यह भी टिहरी जिले में है। अप्सरा ताल टिहरी, बूढ़ा, केदार के निकट हैं। दुग्ध ताल पौड़ी, ध्यान रखिएगा, दुग्ध ताल पौड़ी में है। ताराकुंड दूधा तोली में है और गोहन ताल गुप्तेश्वर से पूर्व माना जाता है। आइए अगले की ओर चलते हैं। अगला है हमारा दिव्य सरोवर जो कि हरिद्वार विल्व पर्वत पर माना जाता है। राज्य में स्थित ठंडे जल के प्रमुख कुंड एवं स्थान के रूप में दिव्य सरोवर को देखा जाता है। यदि हम चमोली जिले की बात करें तो चमोली जिले में ऋषि कुंड, बेदिनी कुंड, हेम कुंड, गौरी कुंड, नाग कुंड और सप्त कुंड और नंदी कुंड जिसे मंधु गंगा के नाम से भी जाना जाता है ये आपके चमोली जिले में देखने को मिलेंगे। आइए पिथौरागढ़ जिले की बात करें तो पिथौरागढ़ में सूर्य कुंड जिसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, नंदा कुंड जो कि मीलम के पास स्थित है और हमने अभी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में नंदी कुंड और उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में देवकुंज जो कि भागीरथी और गंगोत्री का सूर्यकुंड उत्तरकाशी जिले में स्थित है। आइए बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर में देवकुंज जिसे सुदूर दुंगी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए नया टॉपिक शुरू करते हैं। राज्य में स्थित गर्म जल के प्रमुख कुंड कि उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से गर्म जल के प्रमुख कुंड हैं। आइए एक तरफ अवस्थिति दे रखी है और एक तरफ कुंज दे रखा है। इस प्रकार की टेबल है। कलर को चेंज करते हैं। ये हमने कलर चेंज करा। ये हमारी टेबल रेडी और गो। रुद्रप्रयाग के पास जो स्थित है प्रमुख कुंड वो है आपकी गौरी कुंड। गौरी कुंड के पास भोरी अमोला कुंड है। उत्तरकाशी में गंगनी गंधक युक्त कुंड है। यमुनोत्री उत्तरकाशी के पास सूर्य कुंड है। बद्रीनाथ चमोली में तप्त कुंड है और तपोवन चमोली में भाष कुंड है। तो ये जो कुंड हमने देखे टेबल में ये गर्म जल के प्रमुख कुंड थे जो कि रुद्रप्रयाग के पास गौरी कुंड के पास भोरी अमोला कुंड, उत्तरकाशी में गंगनी गंधक युक्त कुंड, यमुनोत्री में सूर्य कुंड, बद्रीनाथ में तप्त कुंड और तपोवन में भाष कुंड आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। तो आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा उत्तराखंड के प्रमुख जलप्रपात। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख जलप्रपातों को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे
केम्प्टी फॉल, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा स्लाइड ऊपर हो गई है, चलते हैं वापस से उसके पास। ये आ गए। हाँ, तो उत्तराखंड के प्रमुख जलप्रपात की बात कर रहे थे हम। तो उत्तराखंड के प्रमुख जलप्रपात में केम्प्टी फॉल की यदि बात की जाए तो केम्प्टी फॉल मसूरी टिहरी से 5 किलोमीटर दूर यमुनोत्री मार्ग पर टिहरी में स्थित है और यह राज्य का सर्वाधिक मनोहर और विशाल जलप्रपात माना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो केम्प्टी फॉल है ये टिहरी से 5 किलोमीटर दूर है, यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है। आइए अगले ताल की ओर चलते हैं। अगला ताल है हमारा सहस्त्रधारा। यदि हम सहस्त्रधारा की बात करें तो सहस्त्रधारा देहरादून से 11 किलोमीटर दूर स्थित है और नाम के अनुसार यहाँ हजारों झरने हैं, जिनमें से एक झरना गंधक युक्त जल का है, जिससे स्नान करने पर चर्म रोग ठीक हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि भैया जो सहस्त्रधारा है इसके एक झरने से गंधक युक्त जल निकलता है और उस जल से जो व्यक्ति स्नान करता है, जिसको कोई चर्म रोग है या चर्म रोग से संबंधित कोई अन्य बीमारी है, तो वो वहाँ पर जाने से ठीक हो जाती है। और अगला प्रपात की बात करते हैं, वाटरफॉल्स पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, जलप्रपात कहा जाता है जिनको हिंदी में। तो मुनस्यारी प्रपात की यदि बात करें तो मुनस्यारी प्रपात पिथौरागढ़ से 27 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ पर एक मुनस्यारी झील भी आपको देखने को मिलेगी। अगला जलप्रपात है हमारा वसुधारा जलप्रपात। वसुधारा जलप्रपात माणा गांव चमोली से 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, जहां 45 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। ध्यान रखिएगा, कितने मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है? 45 मीटर की जल से ऊंचाई गिरता है। अगला है आपका टाइगर जलप्रपात, टाइगर फॉल के नाम से जाना जाता है, जिसको चक्राता के पास देहरादून में स्थित है। और लास्ट ताल है माफ़ कीजिएगा, लास्ट जलप्रपात है हमारा मृदा एवं हार्डी प्रपात, जो कि मसूरी देहरादून के निकट अवस्थित है। तो ये थाल थे हमारे प्रमुख प्रमुख जलप्रपात। हमने देखे कि कौन कौन से जलप्रपात उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। आइए अगले टॉपिक की ओर शुरुआत करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा उत्तराखंड के हिमनद या ग्लेशियर। तो उत्तराखंड में आपको पता होगा कि जो अधिकतर पहाड़ी भाग है, कितना है तो लगभग 86% पहाड़ी भाग है, इसलिए यहाँ पर बहुतायत मात्रा में हिमनद व ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे। पर्वतीय ढाल पर हिम के सरकने हिम नदियों की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार हिम गिरता है उससे हिम नदियों की उत्पत्ति होती है। और बृहद हिमालय में विशाल हिमनद पाए जाते हैं, जो हिमनदों को हिमानी बर्फ की नदियाँ या बमक भी कहा जाता है। जो हिमनदों से हिमानी नदियाँ निकलती ना, बर्फ़ की जो नदियाँ होती हैं, इनको स्थानीय भाषा में बमक के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तराखंड हिमालय में कई प्रसिद्ध हिमानियाँ हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सुंदरदुंग, बागेश्वर, नंदा देवी, अरवा, पिंडारी, ये सभी के सभी हिमालय में आपको प्रसिद्ध हिमानियों के रूप में देखने को मिलेगी, जिनमें हम कुछ डिटेल देख रहे हैं। कौन कौन सी प्रमुख हिमनद हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर। यदि गंगोत्री ग्लेशियर की बात की जाए तो उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर गढ़वाल हिमालय की चोखंब पर्वत चोटी के पश्चिमी ढाल पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, चोखंब पर्वत चोटी के पश्चिमी ढाल पर स्थित है और यह उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है और इस हिमनद के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी निकलती है। आप पढ़ते हैं ना कि गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। तो यह ग्लेशियर वही ग्लेशियर है, कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर तथा ऊंचाई 2 किलोमीटर है। और ध्यान रखिएगा, यह चोखंबा पर्वत चोटी के पश्चिमी ढाल पर स्थित है। और इसी के साथ साथ यह हिमानी प्रतिवर्ष लगभग 22 मीटर पीछे खिसक रही है और यह हिमानी चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाशा आदि हिमनद से जुड़ा हुआ है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ग्लेशियर प्रतिवर्ष 22 से 23 मीटर पीछे खिसक रहा है। आइए अगले ग्लेशियर की ओर चलते हैं। अगला ग्लेशियर है हमारा चोराबाड़ी ग्लेशियर। यदि चोराबाड़ी ग्लेशियर की बात की जाए तो यह रुद्रप्रयाग में स्थित 14 किलोमीटर लंबा है और 500 मीटर चौड़ा ग्लेशियर है। यह हिमनद प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर के पीछे भरत खूंटा और कीर्ति स्तंभ के ढालों से शुरू होता है। ध्यान रखिएगा, जो केदारनाथ मंदिर है उसके पीछे भरत खूंटा और कीर्ति स्तंभ के ढालों से प्रारंभ होता है और इस हिमनद अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी नदी कहलाती है और इसके निकट गांधी सरोवर स्थित है। तो आप कह सकते हैं कि जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है उसके निकट गांधी सरोवर स्थित है। आइए अगले ग्लेशियर की ओर चलते हैं। अगला ग्लेशियर है हमारा भागीरथी एवं सतोपंथ ग्लेशियर। यदि हम भागीरथी और सतोपंथ ग्लेशियर की बात करें तो सतोपंथ व भागीरथी ग्लेशियर नीलकंठ पर्वत के पूर्व में एक
मुख की भांति स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो भागीरथी सतोपंथ ग्लेशियर है वह नीलकंठ पर्वत के पूर्व में मुख की भांति पर स्थित है, जिस स्थान को अलकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इस स्थान को अलकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। और ग्लेशियर 3 किलोमीटर तथा भागीरथी ग्लेशियर 8 किलोमीटर लंबा है और ये दोनों मिलकर अलकनंदा का उद्गम बनाते हैं। तो भागीरथी और संतोपथ ग्लेशियर के बारे में इतनी डिटेल मेरे हिसाब से सफिशियंट है। अगले ग्लेशियर क्यों चलते हैं। अगला ग्लेशियर आपका पिंडारी ग्लेशियर। यदि हम पिंडारी ग्लेशियर की बात करें तो पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर जिले में पिथौरागढ़ तथा गढ़वाल मंडल के चमोली क्षेत्र में अवस्थित है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का हिमनद माना जाता है। और पिंडारी ग्लेशियर की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है, औसतन ऊंचाई लगभग 385 मीटर है, जो नंदा देवी, त्रिशूल, नंदकोट शिखरों के मध्य में स्थित है। और साथ में अलकनंदा की सहायक नदी पिंडार ग्लेशियर से निकलती है, जिसमें कस्तूरी मृग, मोनाल पक्षी, ब्रह्मकमल तथा भोजपत्र के वृक्ष भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे पिंडारी ग्लेशियर में। आइए अगला ग्लेशियर पढ़ते हैं। अगला ग्लेशियर है हमारा मिलम ग्लेशियर। यदि मिलम ग्लेशियर की बात की जाए तो मिलम ग्लेशियर कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद माना जाता है, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। मिलम ग्लेशियर त्रिशूल पर्वत के दक्षिण में स्थित है। इस ग्लेशियर की कुल लंबाई लगभग 16 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, जो मिलम ग्लेशियर है कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो भैया मिलम ग्लेशियर है। और कहाँ पर स्थित है, तो पिथौरागढ़ में स्थित है। इसी के साथ साथ इस हिमानी में हिम की कुल मोटाई लगभग 100 मीटर है। और इस ग्लेशियर में निंडर की सहायक नदी मिलम व काली की सहायक नदी गौरी गंगा मिलती है। ध्यान रखिए, कौन कौन सी, निंडर की सहायक नदी मिलम मिंडर और काली की सहायक नदी गौरी गंगा नदी मिलम ग्लेशियर में देखने को मिलती है। आइए अगले ग्लेशियर की चलते हैं। अगला ग्लेशियर है हमारा कफनी ग्लेशियर। यदि कफनी ग्लेशियर की चर्चा की जाए तो कफनी ग्लेशियर बागेश्वर जनपद के पिंडर घाटी के बाएं तथा नंदाकोट शिखर के नीचे स्थित है। ध्यान रखिएगा, यह ग्लेशियर बागेश्वर जनपद के पिंडर घाटी के बाएं और नंदाकोट शिखर के नीचे स्थित है। अगले ग्लेशियर की चलते हैं। अगला ग्लेशियर है हमारा बंदरपूछ ग्लेशियर। बंदरपूछ ग्लेशियर बंदरपूछ शिखर के पश्चिम में तथा खतलिंग शिखर के उत्तरी ढाल पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, खतलिंग शिखर के उत्तरी ढाल पर स्थित है और इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है, जो कि उत्तरकाशी में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, बंदरपूछ ग्लेशियर 12 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है और उत्तरकाशी में अवस्थित है। आइए खतलिंग ग्लेशियर के बारे में और देख लेते हैं। तो खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में स्थित है और केदारनाथ धाम के पश्चिम में 10 किलोमीटर की दूरी लगभग 4800 मीटर की ऊंचाई पर यह ग्लेशियर स्थित है। भिलंगना नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर से होता है। हम नदी पढ़ चुके हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसकी प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पर देखिए और इसका आपको पापा वीडियो भी देखने को मिलेगा। पापा वीडियो भी जरूर से ज़रूर देखिएगा। और भिलंगना नदी का उद्गम स्थल खतलिंग ग्लेशियर से होता है। कांठा, सतलिंग, दूधा डोडी हिमनद में मिलने वाली 3-3 छोटी छोटी हिमानियाँ हैं और इस ग्लेशियर की प्रमुख चोटियाँ जोगिन, स्टफिक, बार्थ कोटर, कीर्ति स्तंभ खतलिंग ग्लेशियर की प्रमुख चोटियाँ मानी जाती हैं। आइए अन्य ग्लेशियर देख लेते हैं जिनकी डिटेल मेरे हिसाब से आवश्यक नहीं थी, उनको मैंने यहाँ पर टेबल के रूप में आपको दिखा दिया है। मिलम ग्लेशियर जो कि 16 किलोमीटर लंबा है, पिथौरागढ़ में। ध्यान रखिएगा, मिलम ग्लेशियर 16 किलोमीटर लंबा, पिथौरागढ़। काली ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ जिले में है, नामिक ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में है और हीरामणि ग्लेशियर, ये चारों ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ में है। इसी के साथ साथ पिनोरा ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में स्थित है। रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है। पोटिंग के ग्लेशियर, ध्यान रखिएगा, पोटिंग के ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है। सुंदर डूंगी ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है। सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है। पिंडारी ग्लेशियर जो कि 30 किलोमीटर लंबा, 40 मीटर लंबा, बागेश्वर जिले में स्थित है। कफनी ग्लेशियर भी बागेश्वर जिले में स्थित है। मेघतोली ग्लेशियर बागेश्वर जिले में स्थित है। अब बात करते हैं उत्तरकाशी जिले के ग्लेशियर की। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जिला, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी, डोरियानी ग्लेशियर उत्तरकाशी। इसी के साथ साथ बंदरपूछ ग्लेशियर उत्तरकाशी, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी रुद्रप्रयाग, चोराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग, केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग, दूनागिरी ग्लेशियर चमोली जिला। अब आ गया हमारा चमोली जिले के ग्लेशियर। दूनागिरी ग्लेशियर चमोली जिला, ही परवामक ग्लेशियर चमोली जिला, बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली जिला, संतोपथ व भागीरथी ग्लेशियर चमोली जिला। तो ये होगा एक जिले के अनुसार हमने देखे, जिसमें संतोपथ भागीरथी ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर, ही परवामक ग्लेशियर
दूनागिरी ग्लेशियर, ये सभी के सभी चमोली जिले के। फिर रुद्रप्रयाग जिले के हमने कौन कौन से देखे, चोराबाड़ी ग्लेशियर और केदारनाथ ग्लेशियर, ये रुद्रप्रयाग के हो गए। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी रुद्रप्रयाग का है। इसी के साथ साथ बंदरपूछ, डोरियानी, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये आपके उत्तरकाशी जिले के हो गए। बागेश्वर जिले में मैकतौली, कफनी, पिंडारी, सुखराम, सुंदरडुंगी, ये आपके बागेश्वर जिले के हो गए। पोंटिंग के, रालम, पिनोरा, हीरामणि, नामिक, काली, ये आपके पिथौरागढ़ के हो गए। और लास्ट था आपका मिलम ग्लेशियर, जो कि आपका पिथौरागढ़ के प्रमुख ग्लेशियर थे। तो इस वीडियो में हमने प्रमुख हर चीज़ यहाँ पर कवर कर ली है। उत्तराखंड के ताल, झील और हिमनद के रूप में हमने यह वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना जरूर भूलिएगा नहीं, जरूर बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।